नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। नए केस का ग्राफ लगातार घट रहा है तो रिकवरी रेट में बढ़ोतरी भी दर्ज हो रही है। ऐसे में अब राज्य सरकारों ने लॉकडाउन में थोड़ी ढील देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसका ऐलान आज खुद अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। हरियाणा में भी 1 जून से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जा सकता है। हालांकि ऑड इवन के तहत बाजार खोलने की छूट पिछले हफ्ते ही दे दी गई है और इसका कुछ शहरों में लोगों ने गलत तरीके से फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है। अब बाजारों में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई जमकर दिखी हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही हमको फिर से भारी पड़ सकती है। तो आज की बड़ी बहस का सवाल भी यही है। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला और महत्वपूर्ण यह है कि केस कम होते ही आखिर जनता लापरवाह क्यों हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही और इस बार भी जनता इसी प्रकार से बेपरवाह दिख रही है। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा यह है कि लॉकडाउन में मिली छूट के जो नियम हैं उसकी अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है, क्योंकि नियमों के साथ ही लॉकडाउन में छूट होती है लेकिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। सवाल आज की बड़ी बहस का तीसरा यह है कि कोरोना से निपटना क्या अकेले सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर चीज का ठीकरा सरकार के ऊपर तो हम फोड़ते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी हम कहीं ना कहीं भूलते हैं। आज इन्हीं सवालों के साथ हम बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा को करेंगे, कुछ शहरों का हाल भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले गुरुग्राम का हाल आपको दिखाते हैं। संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की इस रिपोर्ट को देखिए। ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आए थे, लेकिन धीरे धीरे मामले अब कम हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना ने अपना तांडव मचाया था, तो उस बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की गई कि मास्क लगा कर रहें और जब बाहर निकलें तो 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना से लोगों की मौत हुई और इतने बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने निकल कर आए थे, तो उसका एक बड़ा कारण यही माना गया था कि 2020 में जब कोरोना ने अपनी दस्तक 2019 में जब कोरोना ने अपनी दस्तक दी और 2020 में भी अपना तांडव मचाया, तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरतनी शुरू की और उसके बाद से ये कोरोना का 2021 में ऐसा तांडव बरपा कि लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो गई और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच अब जरूरी हो जाता है कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। आप किस तरह से देखते हैं? मार्केट निकले तो मार्केट में क्या लगता है, लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं? हाँ, अब पहले से लोग जागरूक हो चुके हैं। पहले लोग बिना मास्क निकल रहे थे तो उसकी वजह से कोरोना की काफ़ी संख्या बढ़ गई थी। अब लोगों को जागरूकता आ गई है तो अब वो मास्क पहन के निकल रहे हैं। तो अब पहले से केस भी घट गए हैं और हो सकता है जल्द ही केस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। अब क्या लोगों को जरूरी है कि वो मास्क लगाकर निकलें, 2 गज की दूरी? हाँ, 2 गज की दूरी रखें और मास्क पहन के निकलें, यही जरूरी है। अपना बचाव करेंगे और साथ साथ दूसरों का भी बचाव करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जब निकलते हैं लोग सभी मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं? कुछ लिकट रहे, कुछ ना लिकट रहे। गलत है जो नहीं निकल रहे हैं, क्या उनको आप कहते हैं कि भाई हाँ मास्क? उनकी मर्जी, हम क्या कह सकें, समझा सकें ना माने तो कोई बात। बिल्कुल, देखिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जब बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, क्योंकि बढ़ते हुए इन मामलों के बीच अब जो मामले हैं वो काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं और एक बड़ा कारण यही है कि लोग घरों के अंदर रहे और उसी के चलते अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और ज़रूरी भी हो जाता है यदि इस अदृश्य दुश्मन से निजात पानी है तो निश्चित तौर पर लोगों को एहतियात बरतना होगा। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। तो गुरुग्राम से हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज की इस रिपोर्ट को आपने देखा, लेकिन गुरुग्राम से आगे अब आपको हम भिवानी भी ले चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने भी जायजा लिया है। भिवानी की जनता किस तरीके से जागरूक है या फिर किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का वो पालन कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार के द्वारा और उसी को सार्थक करने के मकसद से भिवानी पुलिस कितनी मुस्तैद है वो दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। आप देख पाएंगे भिवानी के हांसी गेट चौराहे की तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ से अगर मैं बात करूं पुलिस बलों के द्वारा इस चौराहे को घेरा गया है। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। मकसद एक ही है कि लोग अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पाएंगे। ट्रैफिक रूल वॉयलेट करने वालों के यहाँ पर ना केवल चालान काटे जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो लोग जो अनावश्यक तौर पर बिना मास्क के
बाहर निकले हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, 2300 ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो कि ट्रैफिक रूल्स वॉयलेट कर रहे थे। और इसके अलावा अगर बात करें 23-24 ऐसे लोग जो कि लॉकडाउन की उल्लंघना कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। और वो भिवानी, वो मिनी क्यूबा, वो छोटी काशी जो अभी तक इस बात के लिए विख्यात थी, आंकड़ों की हकीकत पर अगर मैं गौर फरमाऊं तो आंकड़े इस कदर यहाँ पर तेज थे कि पॉजिटिविटी जो रेट था वो 30% से ज़्यादा था, मोर्टेलिटी रेट था वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा था। और अब सकारात्मक असर पुलिस प्रशासन की इस मुहिम का यहाँ पर देखने को मिला है कि जो पॉजिटिविटी रेट था वो घटकर 7% तक पहुँच गया है। आप देख पाएंगे भिवानी के हांसी गेट चौराहे की ये तस्वीरें, जहाँ पर प्रत्येक आम व खास की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। बाकायदा पुलिस के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी आप देख पाएंगे, ना केवल जो यहाँ पर थाना इंचार्ज है वो, बल्कि साथ ही साथ महिला पुलिस की टीम भी बाकायदा इस चौराहे को पूरी तरह से घेरे हुए है। लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि अनावश्यक तौर पर कोई घरों से ना निकले, इस वजह से। और क्योंकि जो कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही थी, उसी कड़ी में शुरुआत से ही जब लॉकडाउन फेज 1 शुरू किया गया था, जब उसका ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही भिवानी पुलिस लगातार चौराहों पर दिखी है। और कमोबेश ये तस्वीरें महज और महज हांसी गेट चौराहे की नहीं है, बल्कि इस तरह की तस्वीरें भिवानी शहर के तमाम चौराहों की हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो भिवानी की भी ये रिपोर्ट आपने देखी। यहां पर भी प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन की मुस्तैदी के बीच में ही अगर लोग सिर्फ इस गाइडलाइन की पालना करेंगे तो फिर जब अनलॉक होगा तो उसके बाद स्थितियां कैसे संभलेंगी, ये सवाल है। और जनता कितनी जवाबदेह हो रही है, ये तस्वीरों में भी आपने देखा और इस रिपोर्ट्स के माध्यम से भी आपने समझा है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत प्रवीण अत्रे जी आपका चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बालमुकुंद शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत। अमनदीप केसरी जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, अमनदीप केसरी जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण जी आपसे शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि जिम्मेदारी सबकी सामूहिक है, ये बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं और लगातार हम लोग देख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस बात को समझ रहे हैं, उसकी पालना भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि लापरवाह हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सबब बनते हैं इस बीमारी को स्प्रेड करने के लिए। प्रशासन कितना इंश्योर करा सकता है इन सारी चीज़ों को, और क्या चैलेंजेस के तौर पर ये एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग अभी भी देख पा रहे हैं, और क्या सिर्फ ये कह देना कि जिम्मेदारी अल्टीमेटली सारी सरकार की है, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया में हम लोग बढ़े हैं लेकिन लोग लापरवाह होते हुए दिख रहे हैं। प्रवीण जी देखिए आयुष, इस पैंडेमिक के अंदर एक चीज जो मुझे लगता है पूरी जनता को समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि हम सब की एक सामाजिक जिम्मेवारी, बतौर नागरिक हमारी नैतिक जिम्मेवारी, बतौर पार्ट ऑफ सोसाइटी हमारी सामाजिक जिम्मेवारी कि सरकार के द्वारा जो भी कोविड की गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन हो। हालांकि आपने पहले बेहतर बताया कि कई लोगों की लापरवाही की वजह से ये महामारी में फैलाव आता है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रहा है कि लोग जागरूक रहे, लोग इस पैंडेमिक के दौरान सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उनका पालन करें। लेकिन बहुत से लोग, मुझे खुद ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब जनता ये जानती है कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही उनके अपने जो अजीज हैं, उनके अपने जो घर के लोग हैं, उनके लिए भारी पड़ सकती है। उसके बावजूद अगर इस तरह की कोई लापरवाही करता है तो मुझे लगता है वो कतई ठीक नहीं है, ना तो सामाजिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस महामारी को फैलने ना दें। लेकिन आपने जिस तरह से आयुष अभी भिवानी के बारे में बता रहे थे आपके कॉरेस्पोंडेंट, कि स्थिति ये हो चुकी थी इस सेकंड वेव के दौरान कि पॉजिटिविटी रेट 30 चला गया, 30%। बहुत सी जगह पॉजिटिविटी रेट में जब बढ़ोतरी हुई, उसका कहीं ना कहीं कारण एक ये भी था कि जिस तरह से लापरवाही बरती गई, मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ना करना, फैलाव बहुत तेजी से हुआ। लेकिन आयुष हमें ये भी मानना पड़ेगा, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेष तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद सामने आके ग्राउंड पे जाके इस महामारी से जो लड़ाई लड़ी, देखिए आज हरियाणा के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है मात्र 3.47 रह गया। पिछले 28 दिनों में आयुष अगर आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट जो 1 मई को लगभग 78% था,
आज लगभग 95.5% पहुंच गया, क्योंकि सरकार ने जिस तत्परता से इस महामारी के दौरान काम किया वो एक एग्जाम्पल है इस वक्त। देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस महामारी का फैलाव होना शुरू हुआ था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हरियाणा सरकार ने बाकायदा ग्रामीण स्वास्थ्य जांच योजना के नाम से एक योजना बनाई। उस योजना के तहत 8,000 टीमें तैयार की गई और उन टीमों का काम ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाके वो एक रैंडम जांच करें। मतलब वो बाकायदा 25.5 लाख परिवारों में गए, लगभग 1.25 करोड़ लोगों की रैंडम जांच हुई। उसके अंदर से जो कोरोना पॉजिटिव है उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको आइसोलेट किया गया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 1746 गांवों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारा रिकवरी रेट बेहतर है, हमारा पॉजिटिव रेट कम हुआ है। और इस सारी प्रक्रिया के दौरान जो सामान्य बीमारी, जैसे किसी को खांसी थी, जुकाम था या बुखार था, मतलब कोरोना नहीं था लेकिन सामान्य बीमारी थी, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनका उपचार किया गया। लगभग 91,000 लोग इस तरह के भी इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान जो है इन टीमों ने पाए। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह से जनता की एक सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, सरकार तत्परता से इस महामारी से लड़ रही है, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और कोविड गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से बिल्कुल नहीं। देखिए तभी प्रवीण हम जी, इस हर महामारी से सिक्के बच के दो सकते हैं। पहलू होते हैं। प्रवीण जी देखिए, मैं इसलिए इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग, और जिनको मैं भी जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं कि आपको ये करना है और लोग उनकी बात को सुनते भी हैं। लेकिन दिक्कत तो तकलीफ वहीं से शुरू होती है जहां पर लोग जानते समझते हुए भी उसकी पालना करते नहीं हैं और वो दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। इसलिए उनको कैसे हम लोग पालना करवा पाएं, ये चर्चा होना बहुत जरूरी है। बालमुकुंद शर्मा जी, सरकार ने मैनेजमेंट सही नहीं किया, सरकार की वजह से या फिर ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ये स्थितियां बनी, इस पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं और हर बार सवाल उठता है। लेकिन अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार ना हो तो उनके बारे में आज आप क्या कह सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि जो तस्वीरें हम लोग अभी से देखना शुरू कर रहे हैं, कि उसी दौर की याद दिला रही हैं जब पहली बार अनलॉक हुआ और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां किस प्रकार की बनी? लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इसको बालमुकुंद शर्मा जी? आयुष जी, एक चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है वो लोगों का ही योगदान है। ऐसा नहीं है हम यहाँ बैठ करके लोगों के ऊपर थोपने लगे। ठीक है, इससे और बेहतर हो सकता है। सामाजिक जिम्मेवारी है, जैसे अत्रे जी बता रहे थे, हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे प्रवीण अत्रे जी ने एक रटा लंबी चौड़ी बातें करी हैं, ये झूठ है। ऐसे झूठ नहीं चल सकता। जैसे इन्होंने बता दिया 25 लाख परिवारों का रैंडमली 1.5 करोड़ ये कर दिया, ये कुछ नहीं किया इन्होंने। आपको मैं एक चीज बता दूं, बात ये हरियाणा की नहीं है, पूरे देश के हालात जो आप देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो कोरोना फैला है वो लोगों की जो इम्यूनिटी जो है ना वो मजबूत थी, उन पे असर कम हुआ। और ये सच्ची है कि जो लहर आती है कोरोना की, दूसरी वेव जो है ना अभी दक्षिणी भारत में ज्यादा चली हुई है, बंगाल में भी है, बिहार में है, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर भारत में उसका ढलान है। ये एक, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन एक इस बीमारी से संदर्भ में ये बताया गया कि इसका एक पीक आता है और पीक से ये नीचे अपने आप आती है। सरकार की जो व्यवस्था थी, सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं अच्छी भी की हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन जरूरी था और अब हम लोग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये चीजें जिम्मेवारी है सरकार की, क्योंकि सरकार चुनी इस काम के लिए होती है, प्रदेश में लोगों की जनता की भलाई के लिए, देश में पूरे देश की भलाई के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ये कहना लोगों की लापरवाही। आप एक बताइए आयुष जी। नहीं बालमुकुंद जी, देखिए मैंने इसीलिए बार बार इस बात को कहा कि देखिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हम बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी, इसीलिए मैंने इस बात को कोट किया कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और लोग उस जिम्मेदारी के साथ लोगों को समझा भी रहे हैं। लेकिन अगर दो शख्स भी इसमें लापरवाही बरतते हैं तो वो सबके लिए भारी हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मैंने कभी नहीं नकारा कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं या लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है बालमुकुंद जी जो इस बात को मान रहे हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं। बालमुकुंद जी कंप्लीट करें। मैं समझता हूं उनकी, लोगों की मजबूरी भी है। हमारे देश में ऐसे भी लोग जो हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह सारा दिन कमाएंगे तो शाम को खा लेंगे और नहीं कमाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। और पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया, देखो कैसे हालात चल रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं जो लोग, सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई है, लोग खाना भी बांट रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में सबको मिलजुल के, प्रवीण अत्रे जैसे हमारे जैसे लोगों को नीचे के जो ग्रामीण लोगों में जाकर के उनका सहयोग करना पड़े, तो तब जाकर के रास्ता खुलेगा। सरकार को भी उनको राशन देना चाहिए और दे भी रही है शायद सरकार।
लेकिन ये कहना अकेला लोग, अब आप ये बताइए, जो लोग रेडी वाले हैं, मजदूरी वाले हैं, मजदूर लेबर चौक पर जाने वाले लोग हैं, वो लोग तो बेचारे काम पे जाएंगे। सरकार को चाहिए उनको हर रोज मास्क वितरित करे। कितने लेबर चौकों पर, जितने लेबर चौक है वहां मास्क वितरित करे, धर्मशालाओं में करे, पुलिस वालों को मास्क दे वो, ताकि आने जाने लोगों को मास्क दे। तो सरकार की भी जिम्मेवारी है और हम सब की भी जिम्मेवारी सामाजिक सतर पर भी। लेकिन ये जो वेव कोरोना की कमाई है, ये इस कोरोना का एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कहीं पर आ ही जाता है, कहीं पर नीचे। अब ये बिल्कुल उत्तर भारत में ढलान पे है और परमात्मा से उम्मीद करते हैं मालिक हमारी तरफ दृष्टि रखेगा और ये मानवता बचेगी और ये कोरोना खत्म हो जाए। इसमें सरकार का इतना बड़ा योगदान नहीं है जितना इन्होंने गिना दिया। सरकार के तो आत्माओं फूल के केस आने लगे जब, उसके बाद ग्रामीणांचल में ये तो कुदरती ही कोरोना चला गया, डाउन वेव है। सरकार का इतना ज्यादा। चलिए ठीक है, अब इस बात का जवाब तो प्रवीण अत्रेय जी देंगे कि भाई ये चलिए कुदरती था, खत्म हो गया, इनका मैनेजमेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन अमनदीप केसरी जी, एक रिएक्शन आपका, ऐसे लोग जो कि जानते हुए भी लापरवाही बरत रहे हैं, हैंड टू माउथ वालों को भी आप छोड़िए, चलिए ठीक है, उनको भी अवेयर कर देते हैं लोग, मास्क दीजिए तो भी लगा लेते हैं। पढ़े लिखे लोगों से जब ऐसा सामना होता है, जानते समझते भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, जानबूझ करके भीड़ लगा रहे हैं, कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? जी आयुष जी, ऐसे लोगों से जो निपटने का एक ही तरीका है कि सरकार को देखिए अपने सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी लॉ की। जब आपदा प्रबंधन एक्ट लगा हुआ है इस प्रदेश के अंदर, तो सरकार ऐसे लोगों को ढिलाई क्यों दे रही है? सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा कि अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं, लॉकडाउन खुलने वाला है धीरे धीरे, तो नियम कानूनों की जो पालना है वो सख्ती से करवाए। ये केवल सरकार का दायित्व है। इससे पहले भी अगर हम केवल ऐसा कह देंगे कि लोगों ने नहीं माना, लोग तो क्राइम भी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी लोग तोड़ते हैं, और जबकि एक पूरी व्यवस्था है। लेकिन सरकार का दायित्व होता है कि उनको अपने जो है लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में रखें। और अब भी आपदा प्रबंधन कानून अगर लागू है तो ये सरकार का दायित्व है कि उसको सख्ती से लागू करवाएं। और जहां पर कहीं ना कहीं आप जानते हैं, मतलब ये एक सच्चाई है पूरे विश्व स्तर पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सख्ताई अपनाने में नाकाम रही है, क्योंकि इनके पास वो क्षमता नहीं थी कि ये इस महामारी का सामना कर सकें। खुद केंद्र की सरकार ने कल भी स्टेटमेंट दी और हरियाणा राज्य को वो अग्रणी राज्यों में रखा जहां पर जो है वैक्सीन की वेस्टेज सबसे ज्यादा हुई। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहा कि इन्होंने सबसे ज्यादा कुप्रबंधन किया कोरोना महामारी के समय। और जो मेरे भाई साथी प्रवक्ता आंकड़े गिनवा रहे थे, आंकड़े गिनवाते गिनवाते ये भूल जाते हैं कि 8000 के करीब हरियाणा में गांव हैं और 1740 में कुछ अपना ये कोरोना का प्रबंधन गिनवा रहे थे। तो इनके आंकड़ों में ही कितना अभाव है वो आप देख सकते हैं। और वैसे जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर जो है कोरोना की रिकवरी रेट अच्छा हुआ है, तो इसमें ये बताइए कि टेस्टिंग से और लोगों को आइसोलेट करने से जो संक्रमित लोग हैं उनकी रिकवरी कैसे अच्छी होगी? प्रवीण अत्रेय जी ये बता दें। तो ये बिल्कुल वाहियात बातें जो भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कर रहे हैं देखने को मिली है। लेकिन एक बात लगातार ये साफ हुई कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी, राज्य की सरकार भी इस कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रही। और कल भी राज्य ने एक बयान जारी किया कि जिस तरह से अब वैक्सीनेशन, हम आयुष जी अनलॉक की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में अब भी हम बहुत पीछे हैं। अब ये फिर से पूरे विश्व स्तर के जो विशेषज्ञ हैं वो हमें बार बार चेता रहे हैं कि भारत की जिस तरह की जनसंख्या है, जिस तरह का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, घनत्व है, उस हिसाब से आपको लॉकडाउन के अंदर जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाना था। लेकिन लॉकडाउन का समय भी हमारे हाथों से चला गया और वैक्सीनेशन परसेंटेज बहुत कम हुई है। इसीलिए फिर से तीसरी लहर का जो खतरा हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है, उससे निपटना भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है सरकार के लिए। और हम आशा करते हैं, और एक अच्छे विपक्ष होने के नाते हमारी जो भी सहायता सरकार को चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। कोई वॉलंटियर चाहिए, कोई सरकार आए तो खुले मन से आए तो सही। इसको सरकार अपनी इज्जत का सवाल मत बनाइए। अगर नहीं प्रबंधन हो रहा तो वो विपक्षी दलों का सहायता ले सकती है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है अपने जिद के ऊपर। ना तो लोगों को सुविधाएं मिल पा रही है और केवल मात्र ठीकरा लोगों को सिर पे फोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। नहीं बिल्कुल, केवल जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की है ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी सामूहिक है
ये भी हम लोग को कहना यहाँ पर जरूरी है। डॉक्टर पुनीता हंसीजा जी भी इस बीच हमको ज्वाइन कर रही हैं, चेयरपर्सन है आईएमए फरीदाबाद की। डॉक्टर पुनीता हंसीजा जी, बहुत स्वागत। डॉक्टर पुनीता हंसीजा जी, आज एक बार हम लोग फिर से वही चर्चा करने बैठे हैं और इससे पहले भी मैं आपसे इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं। लोग एक बार फिर से लापरवाह, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी महामारी का वो दौर लोग देखने के बाद भी अगर समझने को न तैयार हों, तो एक डॉक्टर होने के ही नाते कम से कम आप क्या समझा सकते हैं और ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं? डेफिनेटली वो उनको हम बिल्कुल नादाह नहीं समझेंगे। छोटे बच्चे जैसे होता है ना कि समझना ही नहीं चाहते। आप देखिए, इस महामारी में शायद ही कोई फैमिली होगी जिसमें कोविड नहीं आया होगा, और इतनी ज्यादा फैमिलीज में हमारी मोर्टेलिटीज भी हुई हैं। तो इसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पे हम कहते हैं आप घर पे भी अगर आपके ज्यादा लोग रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आप घर पे भी मास्क लगा के रखिए। तो ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनके और उनकी फैमिली के बचाव के लिए दिए जा रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट या कोई डॉक्टर अपने लिए नहीं कह रहा है। ये आपको, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तो आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी और कल को आप अपनी फैमिली का अच्छे से देखभाल भी कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इतनी लापरवाही हो रही है लोगों की तरफ से कि लोग सच में नहीं समझने को तैयार हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा सख्ताई करने की जरूरत है। लेकिन अगर सख्ताई करते हैं, बिल्कुल लॉकडाउन करते, तो लोगों के लिए डेफिनेटली आगे उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, उनके कमाने में फर्क पड़ता है। तो हर चीज के लिए ध्यान तो गवर्नमेंट को भी देना है, प्लस सबसे ज्यादा हमें गवर्नमेंट को साथ देना है। अगर हम सब लोग मिल के गवर्नमेंट के साथ मिले, डॉक्टर्स के साथ मिलके काम करेंगे तो हम इससे लड़ सकते हैं। अब सेकेंड वेव में भी थोड़ी सी अब कमी हुई है पेशेंट्स की, लेकिन अभी भी हमारी जो मुसीबत है वो टली नहीं है। इसको हमें अभी थर्ड वेव के लिए हम लोगों ने तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो सेकेंड वेव ही खत्म नहीं होगी और थर्ड वेव साथ साथ आ जाएगी, तो हमारे लिए सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा है कि एकदम सडनली जो सेकेंड वेव आई, बेड्स का अरेंजमेंट करना, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना, प्लस दवाइयों का अरेंजमेंट करना, सबके लिए एकदम सडनली सबके लिए प्रॉब्लम हो गया। और फिर सबको शिकायत रहती है कि हमें दवाई नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला। तो अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस हैं, वो बिल्कुल आपकी डॉक्टर की सलाह से ही आप ठीक कर सकते हो। तो मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जरूर पालन कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, और अपनी हाथ के साथ अपनी फेस की हाइजीन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जो ब्लैक फंगस है, जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल से या दवाइयां खाने से या आपको बहुत देर तक ऑक्सीजन उससे हो रही है। हमने देखा है कि पुराने मास्क लोग अगर पहनते हैं लोग और उसको धोते नहीं है, उसमें गीलापन रह जाता है, उस वजह से भी ये ब्लैक फंगस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें मास्क के साथ साथ मास्क की सफाई, अपने फेस की सफाई और अपने हाथों की सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और घर को, अगर आपके घर में जगह ज्यादा नहीं है तो आप अपने थोड़े दरवाजे खोल के रखिए, एग्जॉस्ट फैन है तो एग्जॉस्ट फैन चला के रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि आपको ऐसी खाना खाना है जिससे आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप हो, जिससे आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। हल्का फुल्का व्यायाम जो घर पे रह के आप कर सकते हैं वो आप करते रहें, क्योंकि आप घर बैठे रहेंगे तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के कुछ अंगों पे असर पड़ता है और हमें बाद में एकदम सडनली काम करने पे जाना पड़ता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो हल्का फुल्का व्यायाम करते रहें, खाने पीने पे ध्यान दें, प्लस अपने पानी का भी बहुत ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है, हमें अपने हाइड्रेशन को भी बहुत ज्यादा मेंटेन करना है। और सबसे जरूरी बात, जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपका नंबर आता है, आप वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। आप लोगों की गलत धारणाओं में मत चलो कि वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा। आप देखिए, सब डॉक्टर्स वैक्सीन लगा चुके हैं और वो सब लोगों, और काफी हमारी जो 45 प्लस लोग वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, और अब 18 से 44 भी आई थिंक काफी लोगों को फर्स्ट डोज लग गई है। तो वैक्सीन से ना डरें, जैसे ही आपका नंबर आता है वैक्सीनेशन आप लगवाइए। और प्लस SMS जो है ना, SMS ज्यादा एक MDH टर्म भी आ गया है कि मास्क, डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन, इस चीज का ध्यान, MDH तो सबको पता है, MDH मास्क, डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन, इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोविड के साथ साथ आगे आने वाली ये ब्लैक फंगस है उससे भी बचेंगे। बिल्कुल नहीं पुनीता जी, देखिए इस पॉलिटिकल चर्चा के बीच में आपने बहुत पते की बातें भी बताई हैं। मुझे लग रहा है कि दर्शकों के लिए निश्चित तौर पर ये बहुत लाभकारी होंगे, उनको बहुत निश्चित तौर पर ये फायदा पहुंचाएंगे। प्रवीण जी, मैं चाह रहा हूँ कि अब आप जवाब दें। देखिए, ऐसा आयुष, मैं पहले तो ILD वाले भाई साहब का जवाब, छोटा भाई है मेरा। देखिए, छोटे भाई ने ये कहा, देखिए सरकार विपक्ष का सहयोग नहीं ले रही है, सरकार को विपक्ष का सहयोग लेना चाहिए। हम भी इस बात को मानते हैं। जिस वक्त कोरोना की पहली वेव आई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक एक बार नहीं 3 बार बुलाई। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वेव के ऊपर सरकार और जनता की कोशिशों से कंट्रोल हुआ,
सेकेंड वेव आई तो इन्हीं विपक्षी मित्रों को लगा कि जो राजनीति कोरोना पे कर सकते थे वो पहली वेव में तो हम कर नहीं पाए, तो क्यों ना सेकेंड वेव में कर। अब वही इन्होंने करना शुरू किया। देखिए, मैं उदाहरण देके बताऊंगा। हमारे छोटे भाई ने ये कहा कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत जो है वो अच्छा काम नहीं कर सका कोरोना के मामले में, इस पे भारत की आलोचना हो रही है। आयुष, एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं जिसके अंदर मैं यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल से लगभग 80 के करीब कंट्री छोटे बड़े इसके अंदर आ जाते हैं। टोटल पॉपुलेशन 134 करोड़ है, जिसके अंदर से कोरोना पॉजिटिव केसेस हुए 8.5 करोड़, मौतें हुई जिसके अंदर से लगभग 19 लाख। भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़, कोरोना के केस हुए लगभग 2.5 करोड़ और मौतें कितनी हुई? लगभग 2,60,000। मतलब हम उस पॉपुलेशन, जो कंट्री अपने आप को बहुत समृद्ध बताते हैं, जो कहते हैं हमारी हेल्थ सर्विस बहुत सारा, हेल्थ सर्विस बहुत एडवांस है, उनकी बनिस्बत। नहीं प्रवीण जी, लेकिन देखिए ठीक है, आप कंटिन्यू करेगा, मैं इसमें बीच में ऐड कर देता हूं। मैं याद दिला देता हूं, बाल मुकुंद जी ने अभी एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ तो इम्यूनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है इसलिए बच गए, उसमें आपका क्रेडिट थोड़ी ना है। जी, आपने क्या किया है? वो इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी थी, पुनीता जी भी यहीं बैठी हुई हैं, भाई इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी है कि हम बचते चले गए। क्रेडिट सरकार के मैनेजमेंट को मत दीजिए। देखिए, ऐसा आयुष, मैं इस बात को मानता हूं कि हम लोगों की इम्यून सिस्टम या हमारी इम्यूनिटी बनिस्बत उन कंट्रीज के हो सकता है अच्छी, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि हरियाणा का आज का, अगर मैं आंकड़े की बात करूं, हमारा पॉजिटिव रेट है 3.47, लेकिन पंजाब का पॉजिटिव रेट है 10। ऐसा क्या फर्क है? क्या पंजाब के लोगों का हमसे कमजोर है इम्यून सिस्टम? उनका क्या पॉजिटिव रेट इतना ज्यादा क्यों है, हमारा इतना कम क्यों है? देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि जो जनता है, जनता की जागरूकता, जनता की कोशिशें और सरकार की नीति, इन सब का परिणाम होता है जब इस तरह के आंकड़े हमारे पास आते हैं। हमें कोरोना वॉरियर्स की एफर्ट को भी समझना होगा, हमें डॉक्टर्स को भी सम्मान देना होगा, जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम इस बेहतर स्थिति में आए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब विपक्ष एक झूठ, देखिए अभी छोटे भाई ने ये कहा कि देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर 8,000 गांव है साहब, और ये 1746 के अंदर आइसोलेशन सेंटर की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बात बता दूं छोटे भाई, हरियाणा के अंदर 6,500 गांव है, 8,000 नहीं है। दूसरी, सरकार ने क्या किया, जिन गाँव के अंदर मामले ज्यादा थे वहां पे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, और जो जैसे 3 गांव 4 गांव का एक आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया, जहां पे मामले ज्यादा थे वहां आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह से सरकार ने हरियाणा ग्रामीण स्वास्थ्य जांच योजना जो बनाई थी उसको इस तरह से इंप्लीमेंट किया। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस वाले भाई, बाल मुकुंद मेरे मित्र हैं, लेकिन बाल मुकुंद ये कहते हैं कि साहब जो सरकार की कोशिशें हैं उनका नतीजा नहीं है। लेकिन बाल मुकुंद जी, मेरा एक छोटा सा कहना है कि आप ये कहते हैं कि मास्क बांटिए, आपको तो शायद पता होगा भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के नाम से बाकायदा लोगों के अंदर जाके हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई जिन्होंने मास्क बांटे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा रसोई के नाम से बाकायदा अपनी महिला कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई कि वो भोजन उपलब्ध कराए उन परिवारों को जहां पे कोविड पॉजिटिव है और जहां पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती या जिन लोगों की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस कार्य में पहले से लगा हुआ है बाल मुकुंद जी, और वो काम हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताए बाल मुकुंद, आप ये बात कहते हैं, देखिए अभी जैसे आईएनएलडी के मित्र भी कह रहे थे कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है आयुष, हम यहीं पे चर्चा कर रहे थे, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पे मास्क नहीं लगाएगा तो उसका चालान होगा। और उस चर्चा में मेरे मित्र बाल मुकुंद जी मौजूद थे। बाल मुकुंद जी उस वक्त कह रहे देखिए सरकार ने चालान काटने शुरू कर दिए, पुलिस रोक रोक के चालान काट रही है। मतलब सरकार अगर सख्त निर्णय लेती है तब भी आप आलोचना करते हैं, सरकार की कोशिशों से स्थिति पे कंट्रोल आता है तब भी आलोचना करते हैं। और आलोचना का स्तर तो यहाँ तक चला गया, मुझे दुख भी होता है, राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया आयुष कि कोरोना उन पे अटैक करता है जिनके पास भोजन नहीं है। वो ये कहते हैं कि कोरोना असर ही उनके ऊपर करता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमने कोरोना के जो उदाहरण देखे हैं, देखिए कोरोना ये नहीं देखता कि किसके पास भोजन और किसके पास नहीं है। कोरोना ये देखता है कि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है और जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है उसके ऊपर कोरोना अपना असर दिखाता है। तो जिस पार्टी के राजनेता केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं तो उनकी आलोचना का जवाब तो हम कब तक दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि हरियाणा सरकार ने इस पे कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कोरोना किट लगभग 24,500 परिवारों को कोरोना किट बांटी। ये वो परिवार थे जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 8,000 टीमों ने जाके जांच की और जो उसमें से पॉजिटिव पाए गए और जो होम आइसोलेशन में थे
जो कोविड सेंटर्स में ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए, जिन जो होम आइसोलेशन में थे, उनको सरकार ने बाकायदा कोविड किट दी। कोविड किट के अंदर जैसे ऑक्सीमीटर था, थर्मामीटर था और स्ट्रीमर था और मेडिसिन थी। तो इस तरह की सुविधा भी हरियाणा प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई। बाकायदा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन आइसोलेशन सेंटर में 21,400 बेडों की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की। आपको भी याद होगा आयुष, जिस तरह से 500 बेड का हॉस्पिटल हिसार के अंदर बना, पानीपत के अंदर बना, गुड़गांव के अंदर 150 बेड का बना। हालांकि बहुत से लोगों ने केवल अपनी आलोचना और राजनीति की वजह से जो काम किए उस दौरान वो चर्चा हम कर चुके हैं, मैं उस पर दोबारा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतना बताऊंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बाकायदा 43 हॉस्पिटल और 100। चलिए ठीक है प्रवीण जी, मतलब कुल मिला के आपने अपनी व्यवस्थाएं बता दी, लेकिन बाल मुकुंद जी को यही तो नजर नहीं आया ना। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए। देखिए फिर झूठ बोल रहे हैं प्रवीण जी। अभी इन्होंने सेवा रसोई का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया। आयुष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो सौभाग्य इनको मिल ही नहीं रहा ना। ये तो गांव में जा ही नहीं सकते। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ अभी तक बीजेपी के लोग गांव में नहीं जा सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी बता दूंगा अभी तक ये डेथ रेट ज्यादा क्यों है ये बता दीजिए। अगर आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि सरकार की कोशिशों का परिणाम नहीं है, तो मुझे बताइए वहां ऐसा क्यों। अब सुन तो लीजिए ना, जवाब दे दीजिए। सेवा रसोई का बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, हाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सेवा रसोई का जिक्र किया मैं इस चैनल पे बैठ करके। बाल मुकुंद जी, अगर आपने कोई ऐसा काम किया हो तो आप बता दीजिए। हम जो कर रहे हैं मैंने बता दिया, आपको उस पर एतराज क्यों है? मैं बताऊंगा। प्रवीण जी सुनते हैं, बाल मुकुंद जी को सुनते हैं। आप सुन तो लीजिए ना बाल मुकुंद जी। मैं ये कह रहा हूँ ये जो सेवा रसोई का इन्होंने जिक्र किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, आयुष जी मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेवारी और शिद्दत के साथ ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग तो गांव में जा ही नहीं सकते। इनका तो गांव में बैन लगाए हुए हैं। बीजेपी के जेजेपी के लोग गांव में एंट्री नहीं कर सकते। मैं अपनी खुद की फोटो में व्हाट्सएप कर दूं। देखिए आप मान जाओगे, हम व्यक्तिगत नहीं हो सकते। आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, प्रवक्ता हो, मैं भी प्रवक्ता हूँ। जो काम कर रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं ये कहना था तब काम कर रहे होंगे शहरों में, गांव में तो जा ही नहीं सकते ना आप। वहां तो बैन बोर्ड लग रहे हैं आपके। गांव में बोर्ड लगे, मैं झूठ थोड़ा बोल। अब आप सुनिए पंजाब के बारे में। अगर आपने पंजाब का जिक्र किया है, ये मेडिकली डॉक्टर साहब जवाब देंगे, लेकिन पॉजिटिविटी कहाँ 5% है, कहीं 10% है, कहीं 7%। ये देश में मेरा बड़ा देश है। और ये जिस तरीके से डॉक्टर गुलिया भी कहते हैं, मैंने उनको कई बार सुना है कि जो कोरोना की सेकंड वेव या जो फर्स्ट वेव में था, पीक जो ना अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह आएगा। अभी जैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में अब पीक पे अब मामले ज्यादा आ रहे हैं। वहां पीक आया नहीं है और उत्तर भारत में पीक आ चुका, मैं पहले बता चुका था आपको। तो ये तो कोरोना का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो जिस तरीके से होता है वो क्योंकि मैं मेडिकली डॉक्टर नहीं, हमें व्यवस्था के हिसाब से ये कहता हूँ। आप लोग भी काम कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे। देखिए पंजाब में ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ बताइए कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उन्हीं की स्थिति है। प्रवीण अत्रे जी आप ये बताइए, आप ये भी तो बताइए ना, ब्लैक फंगस पे आपने क्या किया है, व्हाइट फंगस पे क्या किया, येलो फंगस पे क्या किया। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दे दिया कि हमारे पास टीके नहीं, हम टीके बाहर से मंगवाए। भाई ऐसा है, आप ये मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बीच में बोलिए। आपके बीच में हम बिल्कुल नहीं बोलते ना, तो आपकी बात समझ में आती ना लोगों को हमारी बात समझ। प्रवीण जी बाल मुकुंद जी को समय देते हैं, लगातार बोल रहे हैं ना। ठीक है प्रवीण जी, बाल मुकुंद जी को समय देते हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। बाल मुकुंद जी खुद ही मुझसे पूछ रहे थे ना, ये मैं बता देता हूं। मेरे समय में पूरे के पूरे समय में प्रवीण जी बोलते रहते, क्या बोलने का फायदा मेरा। तभी आपने सवाल किया, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है बाल मुकुंद जी बोले आप। हाँ तो सवाल का जवाब बाद में दिया जाता है भाई साहब, आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, सवाल का जवाब बाद में दिया जाता है। चलिए बाल मुकुंद जी आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे, मैं रख रहा हूं, अपनी बात रखें आप बाल मुकुंद जी। मैं तो अपनी बात ही रख रहा हूँ। जब बीच में कोई बोलेगा तो कैसे अपनी बात रखेंगे हम। मैं तो मेरी पार्टी की बात रख रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आयुष जी, बिल्कुल ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। मैं बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी साथ कहना चाहता हूँ, सब लोगों को मिलके सामूहिक रूप से मिलकर के, ये अभी बीमारी जो है ना, अभी कोरोना की दूसरी वेव है, तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, आगे का पता ही नहीं, हमें कल का पता नहीं है क्या होगा। ये तो अदृश्य शत्रु है। इसके लिए तो हमें आज भी मिलकर रहना पड़ेगा और आने वाले समय भी मिलकर रहना पड़ेगा, और एक उम्मीद ही करनी पड़ेगी कि इस तरीके से हम खुले हवा में सांस लेंगे। वो समय कब आएगा? एक तो ये बात है। कमी पेशी सरकार की है तो सरकार को दुरुस्त करनी पड़ेगी। और सरकार के प्रवक्ता जब कोरोना की पीक है तो घर पे बैठ जाते हैं, टीवी डिबेट पे भी नहीं आते, और जब कोरोना कमजोर हो जाता तो आकर के अपने आंकड़े लेकर के आ जाते। ऐसा नहीं चलेगा। एक चीज आप मान के चलिए, दूसरी विषय पर हम नहीं जाएंगे।
हाँ, किसी भी स्टेट में रिकवरी रेट कम, अब दिल्ली में अच्छी रिकवरी हुई है, राहुल गांधी इसी तरीके से हरियाणा में रिकवरी अच्छी हुई है। ये ऐसे नहीं, आप बोलिए ना अपने समय पे, आप बहुत अच्छे बोलिए, हम अगर जुलूम बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे बोलिए। ये प्रदेश की जनता को तय करना पड़ेगा, देश की जनता को तय करना पड़ेगा और इंटरनेशनल सतह पर तय करना पड़ेगा। दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं आपको पता, आपके बारे में आज कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट करने से लोगों की जानें गई हैं। आप लोगों को यही नहीं पता कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की आपने बात की थी, लोगों को आत्मनिर्भर ये बनना पड़ा, खुद अपने सिलेंडर खरीदने पड़े, खुद अपनी किट खरीदनी पड़ी, खुद अपने ऑक्सीमीटर खरीदने पड़े, लोगों को अपने कंधों पर ढोके अपने लोगों के लिए लेके जाना पड़ा। एक महामारी में एक आदमी बीमार है, 4 आदमी उसके पीछे लग रहे हैं, वो चारों में फिर एक बीमार है। सरकार कहां थी श्रीमान जी? सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी हम तो इसमें आपकी टांग खिंचाई नहीं करते, फिर भी आपके साथ खड़े। हमने तो पिछले पहले लॉकडाउन में जब लगा था तब भी 40 लाख रुपए दिए थे हमने पार्टी के फंड में, कुमारी शैलजा जी ने, और हमने पहले दिन से अभी भी कंट्रोल रूम स्थापित किया कांग्रेस कार्यालय में, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कंट्रोल रूम तय किया। और कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेशाध्यक्ष उसी दिन की लोगों के बीच में, और आपसे हम मांग की कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाए। अगर आप सर्वदलीय बैठक बुलाते तो हम आपको सहयोग करते, हम आपको सुझाव देते, हमारे नेता आपके साथ बैठते। ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने क्यों सर्वदलीय दूसरी वेव में नहीं बैठे? दूसरी वेव तो पहली वेव से ज्यादा खतरनाक थी, आपने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई? ये तो पहले धर्म बनता, आपका फर्ज बनता, आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप दूसरी वेव जब आई, आपके हाथ पांव फूल गए, आपने हमारा सहयोग लेना चाहिए था। हमने तो फिर भी जाकर के आपके दरवाजे पर कहा कि बताइए हमें मदद करनी, और हम मदद कर ही रहे हैं। हमारे तो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, करनाल में एक प्रोग्राम चला हुआ हेलो डॉक्टर के नाम से। आयुष जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में इसको एक आइकॉन प्रोजेक्ट हमने चलाया हेलो डॉक्टर के नाम से। अब घर बैठे हम डॉक्टर लोगों को पूरे हरियाणा में, पूरे देश में और विदेश में भी घर बैठे डॉक्टरी सुविधा दे रहे हैं। एक तरफ मरीज लाइन पे होता है, एक तरफ हमारे एक्सपर्ट लाइन पे होते हैं, घर बैठे उनकी सुविधा देते हैं। नहीं, बहुत जरूरी है बाल मुकुंद जी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी सिर्फ इतना नहीं होता है कि जनता से वो वोट लेने जाके या वो सत्ता में आ जाएं या वो फिर वो विपक्ष में रहे। जिम्मेदारी ये भी होती है कि मुसीबत के समय में उसी जनता के साथ खड़े रहें। निश्चित तौर पर आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो सराहनीय पहल है, और आप लोगों के लिए बहुत बधाई कि आप लोग इस तरीके के काम को करते रहें। अमनदीप केसरी जी, मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दें प्रवीण जी की बात का। आयुष जी, मैं बिल्कुल तर्कशील तरीके से ही जवाब दूंगा। मेरे भाजपा के साथी जो मेरे बड़े भाई हैं, हालांकि तर्कों से इनका ज्यादा मेल मिलाप नहीं है। डॉक्टर साहब बैठी हैं, आप मेरे तर्कों से मेरा जो जवाब होगा कोरिलेट कर लेना, उनसे दोबारा चेक करवा लेना। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम है, पंजाब में ज्यादा है। तो भाई साहब, पॉजिटिविटी रेट का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे, कितने उसमें पॉजिटिव आए। ICMR का डाटा उठा के देख लेना, जब पीक पे था कोरोना, हरियाणा के ही 3 जिले पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, जहां पर 50% के करीब पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। तब आपकी जिम्मेवारी थी क्या आपके कुप्रबंधन के कारण बढ़ा ये? अब ये पीठ थपथपा रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम आ रहा है। डॉक्टर साहिबा बैठी, इनसे पूछिए। मेरे भाई बिल्कुल भी तर्क में विश्वास नहीं रखते। अगर हरियाणा की टेस्ट करने की क्षमता 30,000 है, एक दिन बता दीजिए प्रवीण अत्रेय जिस दिन आपने 30,000 टेस्ट पूरे हरियाणा में किए हों, जबकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अरे भाई सुन लो मेरी बात, सुनने के आयुष जी इनको चुप कराइए आप। प्रवीण जी सुनते हैं, अमनदीप की बात सुनते हैं, अमनदीप जी की बात सुनते हैं। अगर मेरी कोई बात, डॉक्टर साहिब यहाँ बैठी हैं, अगर मेरी कोई बात गलत होगी तो वो मुझे ठीक कर दें। मैं आपको ये कह रहा हूँ प्रवीण अत्रेय जी, आप ये बताइए कि जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री दूसरों को तो कहता है कि भाई कोरोना के इलाज कराने यहाँ आए, और खुद अपना इलाज कराने कोरोना का मैदानता में जाता है, जिस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ऑक्सीजन का प्लांट करने के उद्घाटन आता है, 5 दिन ऑक्सीजन का प्लांट नहीं चला। खुद जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद, और ये उस समय की बात है जब कोरोना महामारी बिल्कुल चरम सीमा पे थी, उद्घाटन कर जाते हैं मुख्यमंत्री, 5 दिन ऑक्सीजन का प्लांट नहीं चलता। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है, आप करिए मुझे ठीक। क्या अगर ये बात गलत है तो ये किस बात की वाहवाही कर रहे हैं? और बिल्कुल शर्म भी नहीं आती जब इतना बड़ा कुप्रबंधन हो गया, इतने लोगोों की जान चली गई इस तरह से, और फिर उसके बाद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब सामने निकल के आते हैं अरे मेरे भाई आपने कितने टेस्ट हो रहे हैं प्रतिदिन ये बताइए। अरे कितने टेस्ट हो रहे हैं पंजाब में ये बताइए। चलिए मैं आपसे यहाँ पूछता हूं, अरे दिल्ली में बताइए ना, दिल्ली के अंदर ये बार-बार आयुष यार इनको चुप कराइए। मेरी बात
और हरियाणा मैं की जो है अगर कोई बात गलत कह रहा हूँ, ऊपर हुए एक दिन के अंदर। अरे भाई आप लोग बोलिए, मैं ये मानता हूँ कि टेस्ट ज्यादा होने चाहिए, टेस्ट ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा अरे महाराष्ट्र की, आइडेंटिफाई होंगे। दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करते हैं आप महाराष्ट्र की बात करते हैं। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, जिसकी आप बार बार बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में इतनी बुरी हालत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, मुंबई का उदाहरण दिया कि उससे सीखिए। अरे भाई उससे सीखिए, उनका उदाहरण दिया आपको। आप कह रहे हैं कॉर्पोरेशन के इकबाल सिंह जो है, अगर आप पढ़िए जिन्होंने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई अपना चलिए, पॉजिटिविटी वाले रेट पे बहुत ठीक है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। मैं पुनीता जी से इसका जवाब ले लेता हूं। पुनीता आसीजा जी आप बताएं। ठीक है, चलिए आयुष जी आखिरी बात मैं कह देता हूं। जी जल्दी से कंप्लीट करिए। नहीं बोलने दिया, ये हल्ला मचा देते हैं। देखिए बड़ा आसान तरीका है, जहां हल्ला मचा देते। आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं। हालांकि सरकार ने ये मुनासिब नहीं समझा विपक्षी दलों का साथ लें, लेकिन हमने फिर भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए दोनों टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे भी अस्थायी अस्पताल बनाए और सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल विद्यापीठ का अस्थायी अस्पताल सरकार को सौंप दिया कि आप प्रबंधन कीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम आपका पूरी तरह साथ देंगे। लेकिन इनके प्रबंधन का जो खामियाजा है आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है। पुनीता जी, मैं चाह रहा हूं पॉजिटिविटी वाले रेट पर जरा सा आप एक रिएक्शन दें और दूसरा मुझे वैक्सीन को लेकर के भी बताएं, वैक्सीनेशन को लेकर के समय क्या स्थिति है और स्पेसिफिकली अगर आप फरीदाबाद के बारे में बता पाएं। हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली होता है, जितने आप टेस्ट करते हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं वो पॉजिटिविटी रेट होता है। और ये हर स्टेट का डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, क्योंकि इसके स्टेट पे किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पेशेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली जितने टेस्ट हम करेंगे उतना पॉजिटिविटी आएगा, तो उस स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट का उसका उतना ही उसके ऊपर बर्डन भी पड़ता है कि कैसे पेशेंट्स को करा जाए। आपने फरीदाबाद का पूछा, तो फरीदाबाद में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी सर है यशपाल जी, उन्होंने बहुत अच्छे से इस वेव को समझा और उन्होंने हमारे साथ मिलके आईएमए के साथ मिलके बहुत और हमारे सिविल हॉस्पिटल से मिलके बैठक हुई। हमारे अराउंड 60 to 65 जो छोटे नर्सिंग होम से उनको कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया गया, प्लस गवर्नमेंट की सारी पीएचसी को कोविड केयर सेंटर्स में कन्वर्ट किया। हाँ, डेफिनेटली शुरू के 2-4 दिन थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, बट हम लोग दिन रात लगे हैं। उन पहले हफ्ते के अंदर हम 24 घंटे डीसी सर से लेके डीसी मैडम थे, तब उस टाइम पे मैडम मित्तल थे, और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर थे सारे और हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर एंड प्लस सिविल हॉस्पिटल मिलके इसको संभाला। डेफिनेटली पेशेंट्स को थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे बेड्स मिलने लग गए और स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुआ। अब जो है, अब फरीदाबाद में है कि अब पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली कम आया है, बेड्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो गई है। हाँ, वैक्सीनेशन के लिए है कि वैक्सीनेशन में जैसे पहले प्राइवेट सेटअप को वैक्सीन मिल रहा था, वो अब सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन का सेंटर्स बने हुए हैं। मे भी थोड़ा प्रॉब्लम होएगा पीछे से, वो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कहाँ पे क्या लेवल की प्रॉब्लम है, बट अगर हम हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाएगी, इजीली मिल जाएगी, तो आई थिंक वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि पहले भी प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया है। और फरीदाबाद में तो आई थिंक इट इज एग्जाम्पलरी है कि इतने सारे प्राइवेट डॉक्टर्स ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मोर्टेलिटी इसीलिए कम हुई है क्योंकि हम सब डॉक्टर्स मतलब सबने बोला कि हमारे सेंटर को कोविड केयर में सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, और अभी से थर्ड वेव के लिए एसओपी तैयार होनी शुरू हो गई हैं। तो वी आर थैंकफुल कि फरीदाबाद में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर हैं, डीसी सर एंड हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया सर, ये सब हमें इन्वॉल्व करके बहुत अच्छी से स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और अब नेक्स्टली थर्ड वेव के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करी है। तो यही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। इस टाइम पे हमें, इस महामारी के टाइम पे हमें नहीं पता सेकेंड वेव कितने दिन चलेगी, तो अगर हम सब साथ मिलके चलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज, तो आई थिंक हम लोग बहुत इजीली विन कर सकते हैं। पहले भी हमारे देश का नाम फर्स्ट वेव में बहुत ऊंचा निकला है देश में। हाँ, डेफिनेटली हमारे देश की पॉपुलेशन एक वन ऑफ द हिंड्रेंस है कि इतनी पॉपुलेशन को मैनेज करना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन अगर हम सब मिल के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। और हम सबका धन्यवाद करते हैं, जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं या जो भी फ्रंट लाइन में या पीछे स्टेज के पीछे काम करने वालों को भी हम थैंक्स करते हैं कि अपने सारे के सारे जो सब मिलके काम करेंगे, क्योंकि हम किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस टाइम पे एकजुट होकर काम करना है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इसमें काम करना चाहिए। मेरी तो ये सलाह है। एंड सबसे निवेदन फिर से है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइजेशन पे ध्यान दीजिए।
बिल्कुल। प्रवीण जी, देखिए ऐसा है आयुष, हो क्या रहा है, केवल आलोचना करने के लिए आलोचना कर। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर जो टेस्ट हुआ है एक दिन के अंदर 57,000 हाईएस्ट गया है पंजाब के। उस वक्त जब पंजाब में 57,000 टेस्ट एक दिन में हो रहे थे, हरियाणा के अंदर 65,000 टेस्ट पर डे की एवरेज। अगर हम रैपिड टेस्ट को बीच में जोड़ दें तो 90,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन हरियाणा में हो रहे। लेकिन मेरे मित्र जब आलोचना करने पे आते हैं फिर चले जाते हैं महाराष्ट्र में कि साहब देखिए महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि जो बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जब ये कहा कि साहब मैंने एक एसओएस केंद्रीय सरकार के पास भेजा, 15 मिनट में मेरे पास मदद पहुंच गई, जब उसका ये जिक्र नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे अंतरराष्ट्रीय अखबारों में आपकी आलोचना हो रही है। साहब यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है, वो जो टूल किट आपने जारी की उसमें क्या है, यही तो है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार, जब 9/11 होता है अमेरिका में, एक भी डेड बॉडी की फोटो नहीं छपती, लेकिन भारत की चिताओं की फोटोएं फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाती हैं, तो वहां एथिक्स कहां चले जाते हैं उन अखबारों के। सबसे बड़ा सवाल यही है। उसके बाद यही लोग कांग्रेस के साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि गंगा के अंदर लाशें बह रही हैं। लेकिन जब वो पत्रकार जिसने 2016 में वो फोटो खींची थी, जब वो सामने आके ये बताता है कि साहब ये 2016 की फोटो है, अब की फोटो नहीं है, तो कांग्रेस को मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप अपने देश को बदनाम करने सर, इज्जत के नाम पे आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते, देश की बदनामी ऐसे दाल नहीं बना सकते। इज्जत का नाम दे करके, मोदी जी की इमेज का नाम दे करके लोगों की लाशों को नहीं दबा सकते। छोड़ते हुए ये कहते हैं। चलिए प्रवीण जी, अब आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं और अगर अनलॉक की प्रक्रिया में आप जा रहे हैं तो जिम्मेदारी आप लोगों को भी समझनी है कि कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, यानी कि जो कोविड की गाइडलाइन है, उसकी पालना करना अभी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।